राधे राधे मेरे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ कहानी को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। रागिनी, पिताजी का फ़ोन आया है। माँ का देहांत हो गया है। मैं घर आ रहा हूँ, तुम भी घर पहुँचो। हमें अभी भी गांव चलना होगा। अभय ने रागिनी का फ़ोन करके कहा। अभी कैसे जा सकती हूँ? थोड़ी ही देर बाद तो ऑफिस की एनुअल मीटिंग है। इतने दिनों से इस मीटिंग की तैयारी कर रही हूँ। यदि मीटिंग में नहीं रहूँगी तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। पता नहीं अगले वर्ष ये मौका मिले या ना मिले। और फिर बच्चे भी अभी स्कूल गए हैं, उनकी भी छुट्टी करवाना, सब गड़बड़ हो जाएगी। ना बाबा ना, मैं तो नहीं जा सकती, रागिनी ने स्पष्ट कह दिया। तो फिर ठीक है, तुम यहीं रहो, मैं अकेले ही गांव चला जाता हूँ। वैसे भी इस सब्जेक्ट पर और ज़्यादा डिस्कस का टाइम नहीं है, अभय ने कहा और फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अभय चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनकी पत्नी रागिनी एक बड़ी कंपनी में मैनेजर। अभय अपने माता पिता की एकमात्र संतान है। वे पढ़ाई में बहुत होनहार रहे। उस शिक्षा के लिए माता पिता ने उन्हें शहर भेज दिया। यहीं रहकर सीए की पढ़ाई की। बहुत सी कंपनियों के लिए उन्हें काम करना होता। तभी उनका परिचय रागिनी से हुआ। परिचय मुलाकातों में बदला और मुलाकात प्रेम में। उन्हें विवाह कर लिया। अब 2 बच्चे भी हैं। विवाह के बाद अभय कभी भी अपने गांव नहीं गया। हाँ, अपने माता पिता से फ़ोन पर बात अवश्य कर लिया करते थे। रागिनी ने तो कभी अपने सास ससुर से बात भी नहीं की। उसे अपने कैरियर और स्टेटस की चिंता हमेशा बनी रहती। कहीं ऐसे करने पर कैरियर पर कोई विपरीत असर ना पड़ जाए, कहीं वैसे करने पर स्टेटस में कोई कमी ना हो जाए। रात दिन उसे यही चिंता बनी रहती। अपने स्टेटस को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। कीमती गहने पहनने का शौक तो उसे नहीं था, लेकिन पुराना सोना रखना उसे बहुत पसंद था। वो अपने दोनों बच्चों के बाद सोने को ही बहुत प्यार करती। अभय अपने ऑफिस से सीधे ही गांव चले गए। उनकी मां के अंतिम संस्कार की पूरी तैयारियां गांव वालों ने पहले से ही कर दी थी। सिर्फ अभय के आने का इंतजार किया जा रहा था। बहुत दिनों के बाद अभय अपने गांव लौटे थे। कुछ भी तो नहीं बदला था गांव में। वैसी ही ऊबड़ खाबड़, ऊंची नीचे रास्ते, पधर मिट्टी से बने खपरेले वाले मकान, वही पाठशाला। हाँ, इतना ज़रूर बदला था कि उनके आंगन में अब एक बड़ा सा नीम का पेड़ लहलहा रहा था। उसकी छाया ने आंगन का एक बड़ा हिस्सा घेर लिया था। उनके पहुंचते ही माँ की अंतिम यात्रा प्रारंभ हुई। स्थानीय मुक्तिधाम पर माँ का अंतिम संस्कार किया गया। रीति रिवाजों के अनुसार मुखाग्नि अभय ने दी थी। अभी तुम्हें 15 दिन गांव में ही रुकना होगा। अभय अंतिम संस्कार के बाद भी कुछ पूजा पाठ और श्राद्ध कर्म होते हैं, पंडित जी ने अभय से कहा। अभय ने भी किसी आज्ञाकारी बालक की तरह सिर हिलाकर सहमति दे दी। अभय ने अपनी माँ की अंतिम शांति के लिए किए गए सभी श्राद्ध पूजन भली भांति किए। 15 दिन बीत गए। 16वें दिन जब उन्होंने वापस शहर जाने की बात की तो उनके पिताजी फफक कर रो पड़े। अपनी पत्नी के जाने का उन्हें उतना दुख नहीं हुआ जितना कि बेटे के शहर चले जाने का हो रहा था। पत्नी की मृत्यु के बाद वे अकेले पड़ चुके थे। अभय इस बात को समझ गए। उन्होंने पिताजी को भी अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया। अल सुबह अभय ने रागिनी को फ़ोन किया। रागिनी, मैं पिताजी को लेकर आ रहा हूँ, तुम नीचे वाले
कमरे को व्यवस्थित करवा कर रखना। पिताजी अब वहीं रहेंगे। क्या? तुम पिताजी को यहाँ ला रहे हो? यहाँ कैसे रख पाएंगे हम उन्हें? नीचे वाले कमरा तो गेस्ट के लिए है। फिर मेरे ऑफिस से यदि कोई आता है तो उन्हें कहाँ बैठाएंगे? रागिनी, कुछ दिनों की तो बात है, एक कमरा और बनवा लेंगे। जैसा कहा वैसे ही करो। मैं पिताजी को गांव में अकेला तो नहीं छोड़ सकता हूँ, अभय ने समझाते हुए कहा। ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन पिताजी के यहाँ आने से बहुत गड़बड़ी होगी। इतना कहकर रागिनी ने फ़ोन काट दिया। अगली सुबह रागिनी बालकनी में बैठी थी। उसने देखा धोती कुर्ता और काले रंग की टोपी पहने एक बुजुर्ग अभय के साथ है। कार की डिक्की से एक जंग लगी संदूक उतारी जा रही है। रागिनी पहचान गई कि ये बुजुर्ग ही पिताजी ससुर जी हैं। वो बालकनी से ही देखती रही। दोनों बच्चे दौड़कर नीचे जा पहुँचे थे। अभय ने बच्चों को बताया कि ये उनके दादाजी हैं। बच्चे उनकी वेशभूषा को बड़े आश्चर्य से देख रहे थे। ससुर जी से अधिक रुचि रागिनी को उस संदूक में हुई। हो सकता है उसमें पुराना सोना हो, वो सोचती रही। दिन बीतते गए। अभय, रागिनी और बच्चे ऊपर वाले कक्षों में और ससुर जी नीचे के कक्ष में रहते। रागिनी ने अपने ससुर से कभी कोई संवाद नहीं किया। हाँ, बच्चे अपने दादाजी से अवश्य घुल मिल गए थे। स्कूल के बाद उनका अधिकतर समय दादाजी के साथ ही कटता। एक दिन रागिनी ने बच्चों से पूछा, दादाजी के उस संदूक में क्या है? उसमें तो दादाजी के कपड़े हैं और कागज की एक पुड़िया। उसे वे बहुत संभाल कर रखते हैं। क्या है उस पुड़िया में? रागिनी ने पुनः पूछा। दादाजी कहते हैं उसमें बहुत कीमती सामान है। समय आने पर ही बताऊंगा, छोटे बेटे ने कहा। तो ज़रूर उसमें सोने के मोती होंगे। रागिनी ने विचार किया। इस जिज्ञासा ने उसे बेचैन कर दिया। वो पुड़िया खोलकर देखना चाहती थी। किसी अवसर की प्रतीक्षा में थी और आखिरकार उसे ऐसा मौका भी मिल भी गया। एक दिन ससुर जी घर के बगीचे में बैठे थे। घर में कोई और नहीं था। रागिनी ने चुपके से जाकर संदूक खोला। कपड़ों के बीच पुड़िया को ढूंढ ही रही थी कि बाहर अचानक बारिश होने लगी। बारिश से बचने को ससुर जी कमरे में लौट आए। रागिनी को कमरे में पाकर और संदूक को खुला देखकर सब कुछ समझ गए। तुम ये जानना चाहती हो ना बहू कि पुड़िया में क्या है? मैं स्वयं ही सबको बताना चाहता हूँ। अभय के शहर आ जाने के बाद तुम्हारी सासू माँ और मैं अकेले रह गए थे। तब हमने नीम का पौधा रोपा, उसे अपने पुत्र की तरह पाला पोसा सींचा। कुछ वर्ष बाद ही एक घना वृक्ष बन गया। अभय के साथ शहर आते समय उस वृक्ष को तो अपने साथ ला नहीं सकता था। हाँ, उसके कुछ बीज अपने साथ ले आया। इस पुड़िया में वही है, नीम के बीज। इंतजार मानसून का था। अब इन बीजों को बोने का समय आ गया है। ससुर जी ने पुड़िया खोलकर दिखाते हुए कहा। रागिनी अपने किए पर शर्मिंदा होते हुए वहां से चली गई। मानसून ने दस्तक दे दी थी। ससुर जी ने बगीचे में बीज बो दिए। बादल से बरसे अमृत ने अपना काम किया। कुछ ही दिनों में पौधे भी निकल आए। उनमें से एक पौधा ही पनप सका। उसे ससुर जी ने बगीचे के मध्य में रोप दिया। समय बीतता गया। कुछ वर्षों के बाद बगीचे में एक बड़ा सा पेड़ अपनी हरियाली लिए था, नीम का पेड़। ससुर जी सारा दिन उसी पेड़ के नीचे कुर्सी लगाकर बैठे रहते। पेड़ पर बहुत से पक्षी और गिलहरियां आ गई थी। उनके शोर, निम्बोलिया और पत्तों से पड़ोसियों को परेशानी होने लगी।
एक दिन पड़ोसी मिताली ने रागिनी को फ़ोन करके कहा, रागिनी, तुम्हारा एसी काम नहीं कर रहा है क्या? तुम्हारे ससुर जी सारा दिन पेड़ के नीचे ही बैठे रहते हैं और ये पक्षियों का शोर, पत्तियां, यहीं तक तो ठीक था सब, लेकिन आज एक बड़ा सा गिरगिट पेड़ की शाखा से कमरे में घुस आया। बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला। कैसे सहती हो तुम इतना? तुम ठीक कहती हो, मैं भी परेशान हूँ। इस पेड़ को काटने के लिए सरकारी दफ्तर को कई बार एप्लीकेशन मेल की है, लेकिन कोई आया नहीं। आज दोपहर खुद ही जाकर शिकायत करूँगी, रागिनी ने उत्तर दिया। आज? अरे, अभी नहीं जाना। तुम्हें नहीं पता शहर में गंदगी से कोई बीमारी फैली है, लोग बीमार हो रहे हैं, सरकारी दफ्तर भी बंद है, मिताली ने कहा। ओह, मुझे पता ही नहीं था। ऑफिस के काम से फुर्सत हो तो खबरें पढ़ूं ना, रागिनी ने कहा और फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अबे आज जल्दी घर लौट आए थे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। आते ही बिस्तर पर लेट गए, जूते भी नहीं उतारे थे, उनके चेहरे पर दाने निकल आए थे। ऐसी हालत देखकर रागिनी घबरा गई। उसने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन नहीं लगा। घबराकर ससुर जी को आवाज़ दी। ससुर जी आयुर्वेद के अच्छे जानकार थे। उन्होंने तुरंत कोई काढ़ा बनाकर अभय को पिलाया। कुछ घंटों के अंतराल से वही काढ़ा बार बार पिलाया। उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। 2-3 दिन में अभय बिल्कुल स्वस्थ हो गया। अभय के स्वस्थ होने की खबर कॉलोनी में फैल गई। ऐसी ही बीमारी मिताली के बेटे को भी हो गई, कुछ अन्य पड़ोसियों को भी। सब रागिनी के ससुर जी से इलाज करने का रिक्वेस्ट करने लगे। ससुर जी ने भी सभी को काढ़ा बनाकर दिया। कुछ दिनों में सभी स्वस्थ हो गए। अब ससुर जी कॉलोनी के नायक बन गए थे। सभी उन्हें सम्मान देने लगे। एक दिन मिताली कॉलोनी वासियों के साथ उनसे मिलने आई। सबने पूछा, वो काढ़ा किस चीज़ का था? नीम की पत्तियों का, ससुर जी ने उत्तर दिया। तो फिर हमें भी नीम के बीज दीजिए, सब एक स्वर में बोले। रागिनी की दृष्टि अब बदल चुकी थी अपने ससुर और नीम के पेड़ के प्रति। तो गाइस, अगर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक ज़रूर कीजिए।